खाली नहीं, हम भी ऐसे करते, IMF से पैसे लेते, तेल डालते, आपको बिजली, मगर IMF से तो पैसे पीपल्स पार्टी ने भी कहा। अपोजिशन कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, वहां बैठते हैं, तो ये क्या ये रूमर्स ठीक है? देखें जी, इस वक्त जो पोजीशन है, अगर इमरान खान 3.5 साल गुजार के गया है, अगर वो पूरे 4 साल कर जाता तो वो वाकई डिफॉल्ट हो गया होता पाकिस्तान। अल्लाह ने जो बदहाली हुई है, ये मैं समझता हूँ असल बदहाली का जिम्मेदारी इमरान खान है, और इस बदहाली का वो जिम्मेदार लोग हैं जो इसको लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत का आपसे इंटरव्यू करवाने लगे हैं, इन्होंने यहाँ पर सरगोदा में रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया था, एक ऐसे बंदे को हराया था जो कि अनबीटन आ रहा था, वो थे चौधरी हमीद साहब। उन्हें इन्होंने हराया, उनको यहाँ सरगोदा में कोई नहीं हरा सकता था, एक इनकी ये खासियत। और सरगोदा में इन्होंने एक सियासत में एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था। साबका तहसील नाज़िम से लेकर 2 दफा MNA रहे हैं, ये मिनिस्टर्स हैं पीपल्स पार्टी के टाइम में, और अभी ये वजीर फेडरल मिनिस्टर हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज के। मेरे साथ मौजूद है जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब। आज इनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे, इनकी वजारत के हवाले से और यहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, आपका यहाँ पे आना वेलकम, और मुझे खुशी हुई है कि आपने एक चैनल अपना किया है, और इसमें आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियां दे, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आप मेहनती लोग हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये करना है कि यहाँ पर एक बड़ी र्यूमर्स हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। अपोजिशन कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, आप फेडरल मिनिस्टर हैं, वहां बैठते हैं, तो ये क्या ये र्यूमर्स ठीक है? देखें जी, इस वक्त जो पोजीशन है, अगर इमरान खान 3.5 साल गुजार के गया है, अगर वो पूरे 4 साल कर जाता तो वो वाकई डिफॉल्ट हो गया होता पाकिस्तान, अल्लाह ना करे। लेकिन इस चीज को देखते हुए क़यादत हमारी ने ये डिसाइड किया कि इसके जो वो तरीकाकार है, जो इसकी प्लानिंग है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तमाम पार्टियों ने इल्हाक करके आईनी तरीके के साथ, ना कि कोई जबर के साथ, को असेंबली से निकाला गया, अब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाया गया, बल्कि एक आईनी तरीका है, जिसके पास तादाद पूरी हो तो वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद जो आप खबरें, आपको पता है इमरान खान ने IMF को भी लेटर लिखे, और इसी तरह उसने हर कोशिश की जिससे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और दुनिया के अंदर ये जो एक चक्कर लगाया, दुनिया के साथ मिले हैं लोग एज ए वजीर खारजा भी, और मैं समझता हूँ उन लोगों को, उन मुल्कों को रियलाइज करवाया कि माजी में पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, और उस हवाला से जो जुल्म हुआ है, और कभी हमें दहशतगर्द बनाया गया, कभी कुछ हमें ब्लेम दिए गए, तो उसके ऊपर दुनिया को जब ये चीजें रियलाइज करवाने का एक तरीका होता है हर एक, और मैं समझता हूँ उन्होंने उनकी जबान में, उनकी सोच में उनसे जब बात की, उनको बात समझ आ गई, और फिर उन्होंने इस्लाम में भी आपके साथ बैठे हैं। अभी जनेवा के अंदर जो मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की, आपको $10 अरब की उन्होंने आपकी हेल्प की है, और वो इस्लाम जिंदान के लिए है। इसमें दोबारा उनको आप रिवाइवल और हाउसेस और तमाम सिस्टम को रिवाइव करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान जरूर माजी की जो बात है कि डिफॉल्ट हो चुका था या नजदीक था, तो वो बचाने में भी पीपल्स पार्टी ने एक अहम किरदार अदा किया है, और अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको डिफॉल्ट होने से बचाने में आगे है। दूसरा, एक ठीक है, माजी की मेहनतें थी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया था ग्रे लिस्ट पर। उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोशिशें हैं, और इस मौजूदा गवर्नमेंट की, उसमें और भी लोग शामिल होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जिसके हाथों काम होता है उसी को क्रेडिट मिलना भी चाहिए, मिलता भी है। और ये चीजें जो है, मैं समझता हूँ वो उसके ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में भी पूरी कौम को हम इसकी मुबारकबाद देते हैं, और अपने चेयरमैन को खुसूसी तौर पे कि उनकी साथी काविशों की वजह से हम वो उस ग्रे लिस्ट से निकल आए। लेकिन आज चूंकि ये भी नहीं कह सकते, हालात अच्छे भी नहीं है, इसमें तो हकाइक से मुंह नहीं छुपाना चाहिए हमें। और ये जो चीजें हमारी क़यादत ने आज से नहीं, लीडर वो होता है जो आने वाले 20 साल का फैसला देखे,
اور آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وزیر اعظم بنے، انہوں نے آنے والے پیریڈ کو اسمیل کیا کہ دنیا کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا، جن بھی حالات میں سوکھی روکی کھا کر انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کر دیا. ویسے سوکھی روٹی تو آج کل ہم پھر کھا رہے ہیں، تو اب تو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ پروجیکٹ جو شروع ہوا اور اس نے الٹیمیٹلی آپ ایک طاقتور ملک بن گئے، اور جو آپ کے ارد گرد جو سوچ رہے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو ہم تقسیم کر دیں گے، کھا جائیں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے، وہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. تو اسی طرح جب محترمہ تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا کہ آگے جو کرائسس آنے والا ہے وہ سب سے بڑا کرائسس ہوگا انرجی کرائسس، اور انہوں نے اس وقت مختلف کمپنیوں سے مذاکرات کی، بات کی، ان کو انگیج کیا، ان کو اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو کہا، جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے جو بجلی گھر بنائے گئے پیٹرول ڈیزل سے، فرنسائل سے. تو لیکن اس وقت کی بدقسمتی ہماری جو پولیٹیشین تھے، نون لیگ تھی ہمارے سامنے کھڑی تھی. آج میں بالکل کہنے میں کوئی مذاق نہیں، ان لوگوں نے آ کے وہ سیف الرحمان نیب بنایا جس نے آ کے ان کمپنی کو کھلایا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پاس اتنی انرجی ہو گئی تھی تو آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو چکے تھے. لیکن وہ پھر جب ہمارے یہ دوست آئے تو انہوں نے آج جو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم نے واقعی غلطیاں کی ہیں، یہ اچھی بات ہوتی ہے اپنی غلطی کو مانتے. تو اس وقت کے جو آپ کے پروجیکٹ تھے، جو کچھ لوگ رہ گئے تھے، جو کارخانے آپ کے چلا رہے تھے ڈیزل اور فرنسائل تھے، تو وہ آج جو آپ کو بجلی بھی مل رہی ہے تو وہ ان کی وجہ سے مل رہی ہے جو بچ گئے تھے. اگر وہ جو باغے تھے کرنا چاہتے یہ کرائسس کبھی نہیں آنا تھا، اور اس کے مطابق آپ نے آگے آگے چلنا تھا. اور اس وقت جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ بڑی منیمم کاسٹ پہ آپ کے ہوئے تھے. لیکن ایک سیاسی ایجنڈا تھا سیف الرحمان کا، وہ آیا، اس نے الزامات لگائے، کبھی کوئی ڈرامہ ہوا کبھی ہوا. لیکن پھر ساتھی جمہوریت ہوا اور یہاں پر اپنی غلطیوں کا ہر ایک محسوس کیا کہ ہم نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور آج میں سمجھتا ہوں وہی ہمارے علی زبان جو ہماری قیادت دی تھی کہ پرستو چودھری شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ووٹوں کی سیاست نہیں کر رہا، اب میں ملک کو، ریاست کو بچانے کی سیاست کرنی چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارا موقع پہلے دن سے ہے. ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے جب کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سے آپ کے ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ فائنینشیل پوزیشن کو سمجھتے تھے اور اس اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے جب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تو وہ میں سمجھتا ہوں آپ کبھی بھی ڈیفالٹ ہونے نہیں جائیں گے. آج ہم نے بر وقت فیصلے کرنے ہیں، مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مشکل ہے. یہ میں تو بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں نا، ہمیں مشکل فیصلے کرنے چاہیے، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن جو کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن یہ آپ کو شور ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے نہیں دیں گے، نہ ہونے جا رہا. سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ آپ انڈسٹری کے وزیر ہیں، انڈسٹری میں آج کل بہت ڈاؤن فال ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ماضی میں اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت آپ کی 70% انڈسٹری چل رہی، 70%. اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ آپ نے 25 ارب کی ایکسپورٹ کی تھی. اس وقت انڈسٹری چل رہی تھی، ایکسپورٹ کر رہی. ہمارے اوپر الزام آ گیا لوڈ شیڈنگ بڑی. لوڈ شیڈنگ اس لیے بڑی کہ ہم جتنی انرجی تھی، کوشش ہماری یہ تھی کہ انڈسٹری نہ بند ہوئے، ہم اپنا جو گزارا کر لیں گے. ڈومیسٹک جو ہماری شارٹیج ہوتی تھی یا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ اس وجہ تھی. جو ہی ہم گئے نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی، آپ کی انڈسٹری 50% چلنے لگی، 50% بند. اس کی وجوہات اس کی ایکسپورٹ آپ اس سے دیکھیں، اس کی ایکسپورٹ آ گئی 15 ارب پہ. ایسا ہی ٹھیک ہے جی، جب وہ 15 پہ آئی اس کا مطلب انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی نا. انہوں نے، ہم بڑے خوش ہو گئے، بجلی ہماری پوری ہو گئی جی. وہ جو انڈسٹری کی بجلی تھی 20% وہ آپ کو ملی، آپ کا کچھ لوڈ شیڈنگ رہی لیکن کم ہو گئی. ہم نے اس کو نہیں، ہم نے اپنی تکلیف کو نہیں محسوس کیا. ہم نے کہا ہمیں بجلی دیں، چاہے آئیے میں سے پیسے لے کے دے، آج آئیے میں کو دے نا پیسے، بجلی جو آپ نے مکمل طور پہ ہمارے 5 سال، 2 سال نون لیگ کے، مشرف 2 سال مشرف صاحب کے اور 5 سال پیپلز پارٹی. ہمارا 440 یا 50 ارب سرکل ڈیٹ پر. ٹھیک ہے جی. میاں صاحب بان آئے، انہوں نے وہ 450 ارب دے دیا، اور 2 سال کا سرکل ڈیٹ نون لیگ کی گورنمنٹ میں 1000 روپے سے 2 سال کا صرف کہہ رہا ہوں
एक क्यों आपने एंजॉयमेंट नहीं की, बिजली नहीं आपने ली, गालियां तो हमने खाई थी ना, हमने सख्त फैसले किए, हमने वोटों की सियासत की नहीं पीपल पार्टी ने। हम भी ऐसे करते, आईएमएफ से पैसे लेते, तेल डालते, आपको बिजली मगर आईएमएफ से तो पैसे पीपल्स पार्टी ने भी काफी, यार इतने नहीं लिए ना, जितने लिए मैं उसका हिसाब देने को तैयार हूँ, जितने लिए हमने। तो इस तरह कौम को हमने आती बना दिया कि शायद वसाइल नहीं है, कौम को बताना चाहिए था ना हमें कि यार बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो कोई बर्दाश्त आप भी करके खुद करें, कोई मसला नहीं। और जब आईएमएफ से लिए पैसे तो वो तेल में गए सारे। अब आईएमएफ आपके सर के फिर आप मियां इमरान खान साहब तशरीफ लाए, आपकी 30% इंडस्ट्री। मगर वो कहते हैं कि आप नहीं, एक्सपोर्ट जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि जिनकी, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये कहते हैं, आपकी बात ठीक होगी, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट आज जितना बैठा हुआ है वो कहते हैं जितना रिलीफ या जितना हमें अकोमोडेट इमरान खान ने किया शायद नहीं किया। मैं बता देता हूँ आपको उसका भी। एक साल जो पहला था आपका, उस वक्त आपकी टोटल इंडस्ट्री 30 या 25% चल रही थी और 70% बंद हो गई। उसके लिए पाकिस्तान के लिए कोरोना का आना अच्छा हो गया, उसकी वजह दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्री बंद हो गई और आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी, ये वो लोग समझते वो उसकी रीजन से। अदरवाइज आपका कोई कमाल नहीं है किसी का भी, ये इंडस्ट्री सिर्फ उसकी वजह से चली कि जो कोरोना है दुनिया के अंदर फैक्ट्री बंद हो गई, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट अपनी उसके भी इम्प्लीमेंटेशन की, जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स आपको शिफ्ट हो गए और आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी और आपको रिलीफ मिलेगा। आपको टेम्पररी तौर पे उस वक्त भी आपका जो एक्सपोर्ट हुई है वो 15 अरब से ऊपर नहीं गई, उस वक्त भी जो 1.5-2 साल का पीरियड आपका रहा है। अब जो अब हम बैठे हुए हैं, जब हमारे जाने से हमें 4 महीने 5 महीने हुए, आपकी इस वक्त इंडस्ट्री 25% चल रही है। ये मैं भी बड़ा डर के ज्यादा बता रहा हूँ। क्यों ऐसा, क्यों? उसकी वजूहत है लोग एनवायरमेंट मांगते हैं आपसे, माहौल मांगते हैं। माहौल आप कहाँ से देंगे, जेब आपकी खाली हो, माहौल कैसे देंगे? आपने उनको इंडस्ट्री को बिजली देनी है, बिजली तो आपके घरों के लिए भी नहीं। मगर इमरान खान साहब कैसे पूरी कर रहे थे? मैं बता तो रहा हूँ आपको, जैसे वो पूरी कर रहे थे, वो जो पैसा उन्हें 25,000 अरब रुपया लिया है वो उसने आपको आपके लिए दिया ना, वो आईएमएफ से लिया, उसने उस बिजली का आपको देता रहा। हम ये फैसला नहीं कर सकते, इसलिए कि आखिर उन्होंने गिरबान आपका पड़ना है। जब वो गिरबान पकड़ेंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो आज वही चीजें हैं, अब हम उसको रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ को समझाने की जरूरत है, दुनिया को हम समझा रहे हैं, समझाने में कामयाब हो गए हैं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो उससे खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जब एक दरमियान में घर बैठता है तो दूसरी बिल्डिंग के साथ ही गिर पड़ती है, वो कोई कायम नहीं रह सकता। तो इसलिए पाकिस्तान का वजूद बहुत जरूरी है। ये चीज सबने रियलाइज की है, चाइना ने की है, ईरान ने की है, इंडिया को भी समझ आ गई इस बात की। इसलिए तो वो उसने दावतनामा आपके वज़ीर खारजा को दिया कि आएंगे हमारे साथ बैठे निगोशिएट करें। तो हम उसके साथ इसलिए नहीं बैठना चाह रहे कि जब तक वो कश्मीर की बात हमारे साथ नहीं करेगा हम नहीं बैठते। उसके ऊपर बातचीत चल रही है, उसका डिसाइड वैसे तो बिलावल साहब की ये बात मैं उनको इनकरेज करता हूँ, मैंने अपने व्लॉग में भी की थी कि जितना अच्छा स्टैंड पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के ऊपर लिया शायद किसी ने लिया हो। उन्होंने जो बात की थी, उनके वहां पर बहुत ज्यादा इंडिया में पुतले जलाए गए, मगर वो अपने स्टैंड पे रहे। उन्होंने कहा कि ये बुचर ऑफ गुजरात है मोदी। मगर मैं वाकई इस चीज को, बिलावल साहब की इस बात को कि तनकीद हम कर सकते हैं, हम आपसे राय चेंज कर सकते हैं, मगर कुछ बातें ठीक है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक स्टैंड लिया। मैं इसके लिए बिलावल भुट्टो साहब का रियली मैं बहुत उन्हें ना इनकरेज करता हूँ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, आपने अच्छी बात को अच्छा तो कहा। और दूसरा सर, आजकल जैसे फिर वही बात है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के वजीर हैं, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखें, बेरोजगार तो लोग हो रहे हैं, आप कहने लोगों की पॉकेट में कुछ भी नहीं है। अगर उनकी पॉकेट में इसलिए नहीं है क्योंकि मजदूर बेरोजगार है, और मेरी जेब में कुछ नहीं होगा, मैं क्या खरीदूंगा? तो ये इंडस्ट्री बंद होने की वजह से, इंडस्ट्री वैसे चल रही थी, अब बेशक वो जैसे भी था, टेम्परेरी ऑक्सीजन थी, जो भी था, चल तो रही थी। वो इंडस्ट्री कितनी चल रही थी, आपके पास क्या फील्ड है मुझे बताए ना। उस वक्त वो क्या इंडस्ट्री चल रही, आप देखिए, अगर 20-25% इंडस्ट्री चल रही, वो 100% इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। जो ये कोरोना की वजह से इंडस्ट्री चली वो टेक्सटाइल के हवाला से चली, बाकी तमाम इंडस्ट्री उनकी बंद हो गई। तो इस हवाला से आज इंडस्ट्री जो बंद है उसको चलाने का एक ही तरीका कि आप उनको सहूलियात मुहैया करें, एनवायरमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को। आज जब इंडस्ट्रियलिस्ट एक नई इंडस्ट्री लगाता है, जब वो जाता है ऑफिस में, जो उसके साथ हशर नशर होता है वो आपको नहीं पता।
آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں جو ون ونڈو آپریشن کیا تھا اس کی نگرانی کی کہ جو بھی انڈسٹری لگے گی ایک کھڑکی سے تمام کام مکمل ہو گئے. اس کا پہرا دینا پڑتا ہے اگر ایک کی. لیکن بعد میں کیا ہوا, میاں صاحب بھی آئے, عمران خان, انہوں نے کہا جی ون ونڈو تمام کام ہوں گے, کسی نے پہرا نہیں. اور اب انڈسٹری کی تب کیا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی رل گئے, پریشان ہو گئے, وہ واپس ہو گئے.